अनूपपुर जंक्शन। और कितना है अब अनूपपुर जंक्शन? बस पास ही तो है। गाड़ी जहाँ खड़ी होगी कोयला पानी लेने। बिलासपुर, झारछोकड़ा, संभलपुर, चायबासा, जसीडीह, जाने कहाँ कहाँ जाएगी धुआं धक्कड़ छोड़ती। बस पास ही तो है अनूपपुर। धसान नदी के 2 मील उधर, अमलई पेपर मिल के 5 मील इधर। पास ही तो है अनूपपुर, जहाँ पोटर खलासी बीड़ी फूंकते, खैनी मलते, हक हक हंसते, पटरियों के किनारे चलते चले जाते हैं दूर दूर तक। उनकी कंदीलें सरकती रहती हैं अंधेरे में हिलती हुई। एक खलासी चढ़ जाएगा खंबे के ऊपर, सिग्नल डाउन कर देगा और तुरंत गाड़ी कूकने लगेगी कहीं बहुत दूर से जंगल की तरफ। गाड़ी कूकने लगेगी उधर जिधर भिलाई डोंगरी है। खलासी सारी रात जांच पड़ताल करेंगे कि पटरियां सही जगह पर तो हैं, कि नट बोल्ट कसे हुए तो हैं, कि किसी हत्यारे ने अंधेरे में चोरों की तरह छुपकर फिश प्लेटें तो नहीं निकाल दी हैं, कि टेलीफोन के तार कटे हुए तो नहीं हैं, कोई छुपा तो नहीं है धसान नदी वाले बड़े पुल के नीचे जिसके ऊपर से गाड़ी गुजरेगी अभी ज़रा देर बाद। खलासी सीटियां बजाते रहेंगे, कंदीलें अंधेरे में सरकती रहेंगी, बीड़ियों की लाल लाल आंखें टहलती रहेंगी चौकसी में पटरियों के किनारे किनारे दूर दूर तक। खलासी छड़ पीटते रहेंगे, खांसते रहेंगे रात भर। उनकी नीली कमीज़ें अंधेरे में गश्त लगाती रहेंगी। गाड़ी में खलासियों से कतई बेखबर बच्चे गहरी नींद में होंगे। उन्हें पाठशाला की किताबों ने कुछ नहीं बताया होगा खलासियों के बारे में। बच्चों की नींद में गैस गुब्बारे उड़ रहे होंगे। गैस गुब्बारों के रंगों में खलासियों की नीली कमीज़ें हंस रही होंगी। कुछ मुसाफिर ताश खेल रहे होंगे, कुछ दरी चादर समेट रहे होंगे। कोई नौजवान घर से बांधी गई पूरियां खा रहा होगा आलू के साथ। कोई नहीं सोचता खलासियों के बारे में, लेकिन खलासी सोचते रहते हैं सबके बारे में। ये लो, गाड़ी पहुंच रही है अनूपपुर जंक्शन। सिग्नल गिरा हुआ है। खलासियों ने मुस्कुराते हुए हर एक कांच चढ़ा लिए हैं कंदीलों में। असंख्य हरी हरी कंदीलें हिल रही हैं रात में पटरियों के अगल बगल, किनारे किनारे, दूर दूर तक। औरतें। वह औरत पर्स से खुदरा नोट निकालकर कंडक्टर से अपने घर जाने का टिकट ले रही है। वह औरत पर्स से खुदरा नोट निकालकर कंडक्टर से अपने घर जाने का टिकट ले रही है। उसके साथ अभी ज़रा देर पहले बलात्कार हुआ है। उसी बस में एक दूसरी औरत अपनी जैसी ही लाचार उम्र की 2-3 औरतों के साथ प्रमोशन और महंगाई भत्ते के बारे में बातें कर रही है। उसके दफ्तर में आज उसके अधिकारी ने फिर मीमो भेजा है। वह औरत जो सुहागन बने रहने के लिए रखे हुए है करवा चौथ का निर्जल व्रत, वह पति या सास के हाथों मार दिए जाने से डरी हुई सोती सोती अचानक चिल्लाती है। एक औरत बालकनी में आधी रात खड़ी हुई इंतज़ार करती है अपनी जैसी ही असुरक्षित और बेबस किसी दूसरी औरत के घर से लौटने वाले अपने शराबी पति का। संदेह, असुरक्षा और डर से घिरी एक औरत अपने पिटने से पहले बहुत महीन आवाज़ में पूछती है, कहाँ खर्च हो गए आपके पर्स में से तनख्वाह के आधे से ज़्यादा रुपए? एक औरत अपने बच्चे को नहलाते हुए यूं ही रोने लगती है फूट फूट कर और चूमती है उसे पागल जैसी बार बार, उसके भविष्य में अपने लिए कोई गुफा या कोई शरण खोजती हुई। एक औरत के हाथ चल गए हैं तवे में, एक के ऊपर तेल गिर गया है कढ़ाई का खौलता हुआ। अस्पताल में 1000% जली हुई औरत का कोयला दर्ज कराता है अपना मृत्युपूर्व बयान कि उसे नहीं जलाया किसी ने। उसके अलावा बाकी हर कोई है निर्दोष। गलती से उसके ही हाथों फूट गई थी किस्मत और फट गया था स्टोव। एक औरत नाक से बहता खून पोंछते हुए बोलती है, कसम खाती हूँ मेरे अतीत में कहीं नहीं था प्यार। वहाँ था एक पवित्र शताब्दियों लंबा आग जैसा धधकता सन्नाटा जिसमें सिंक रही थी सिर्फ आपकी खातिर मेरी देह। एक औरत का चेहरा संगमरमर जैसा सफ़ेद है। उसने किसी से कह डाला है अपना दुख या उससे खो गया है कोई जेवर। एक सीलिंग की कड़ी में बांध रही है अपना दुपट्टा
उसके प्रेमी ने सार्वजनिक कर दिए हैं उसके फ़ोटो और पत्र। एक औरत फ़ोन पकड़कर रोती है, एक अपने आप से बोलती है और किसी हिस्टीरिया में बाहर सड़क पर निकल जाती है, बिना बाल काढ़े, बिना किन्हीं कपड़ों के। कुछ औरतें बस अड्डे या प्लेटफार्म पर खड़ी हैं, यह पूछती हुई कि उन्हें किस गाड़ी में बैठना है और कहाँ जाना है इस संसार में। एक औरत हार कर कहती है, तुम जो जी आए कर लो मेरे साथ, बस मुझे किसी तरह जी लेने दो। एक पाई गई है मरी हुई बिल्कुल तड़के शहर के किसी पार्क में, और उसके शव के पास बैठा रो रहा है उसका 1.5 साल का बेटा। उसके झोले में मिलती है दूध की खाली बोतल, प्लास्टिक का छोटा सा गिलास और एक लाल हरी गेंद जिसे हिलाने से आज भी आती है गुनगुने जैसी आवाज़। एक औरत जो तेजाब से जल गई है खुश है कि बच गई है उसकी दाईं आँख। एक औरत जो तेजाब से जल गई है खुश है कि बच गई है उसकी दाईं आँख। एक औरत तंदूर में जलती हुई अपनी उंगलियां धीरे से हिलाती है, जानने के लिए कि बाहर कितना अंधेरा है। एक पोंछा लगा रही है, एक बर्तन मांज रही है, एक कपड़े पर छींट रही है, एक बच्चे को बोरे पर सुलाकर सड़क पर रोड़े बिछा रही है, एक फर्श धो रही है और देख रही है राष्ट्रीय चैनल पर फैशन परेड, एक पढ़ रही है न्यूज़ कि संसद में बढ़ाई जाएगी उनकी भी तादाद। एक औरत का कलेजा जो छिटक कर बोरे से बाहर गिर गया है कहता है, मुझे फेंक कर किसी नाले में जल्दी लौट आना, बच्चों को स्कूल जाने के लिए जगाना है, नाश्ता उन्हें ज़रूर दे देना, आटा तो मैं गूँथ आई थी। राजधानी के पुलिस थाने के गेट पर एक दूसरे को छूती हुई ज़मीन पर बैठी हैं दो औरतें बिल्कुल चुपचाप, लेकिन समूचे ब्रह्मांड में गूंजता है उनका हाहाकार। हज़ारों लाखों छुपती हैं गर्भ के अंधेरे में, इस दुनिया में जन्म लेने से इनकार करती हुई वहाँ भी खोज लेती हैं उन्हें भेदिया ध्वनि तरंगें, वहाँ भी भ्रूण में उतरती है हत्यारी कटार। बिरजित खान, और ये शैलेश मटियानी की स्मृति में लिखी गई थी। हिंदी में हम जैसे बिरजित खान कंधार के मैदान में, हिंदी में हम जैसे बिरजित खान कंधार के मैदान में अपनी भेड़ों के साथ खेत, दर्रों और पहाड़ों में भटकता, अपनी ही भाषा के भूगोल में बिरजित खान गडरिया। रात के मैदान में चंद्रमा की परछाई में सोया बिरजित खान नींद में डूबी थकी भेड़ों और रुई की गठरियों की तरह दूर दूर हिलते डुलते मेमनों के बीच खुद जैसे धुंधला सा चंद्रमा बिरजित खान अचानक रात के आकाश में टूटती उल्काओं की तरह आते हैं, पश्चिम से बमबार बिजलियों की तरह गरजते। लहूलुहान माथा, टूटी हुई बाँह, चिथड़ी हुई आत्मा, अब सिर्फ एक बेचैन कबंध भर है बिरजित खान। खून में नहाए मेमने जैसे गोधूल की अंतिम किरणों में रंगी हुई बदलों की लाल लाल गठरियाँ, मेमनों और भेड़ों के शवों के बीच चीखता है बिरजित खान, जैसे चीखते हैं हम अपनी ही भाषा के भीतर। हिंदी में हम जैसे कंधार में बिरजित खान, जैसे बामियान में बुद्ध, जैसे नज़फ़ में तितली, जैसे दजला में फूल, फरात में कश्ती, गुजरात में वली दकनी, अपनी ही भाषा के भूगोल में हम सब बिरजित खान गडरिया। बिरजित खान उस गडरिये का नाम था जो अफ़गानिस्तान में अमेरिकी बमबारी के दौरान अपनी भेड़ों के साथ घायल हुआ था। उस हाल में भी वह अपने लिए नहीं, मेमनों और भेड़ों के लिए चीख रहा था। इस घटना की खबर टीवी या अखबारों ने नहीं, मानवाधिकारों और शांति के पक्ष में पत्रकारिता कर रहे रॉबर्ट फिस्क ने दी थी। चंकी पांडे मुकर गया है। लोकप्रिय टी सीरीज कंपनी का मालिक गुलशन कुमार हत्या के वर्षों बाद भी अभी तक गाता है माता के जागरण के भजन और दिखता है वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ता हुआ। माथे पर बांधे हुए केसरिया स्कार्फ, गोल मटोल चेहरा, काले घुंघराले बाल, चमकदार हंसती सी छोटी छोटी रुमानी आँखें। हर कोई जानता है कि वह पहले दरियागंज में चलाता था फ्रूट जूस की दुकान। इसके बाद उसने व्यापार किया संगीत का, जिसकी कंपनी के कैसेट के लिए गाती है अनुराधा पौडवाल, जिसके पति अरुण को अब सब भूल चुके हैं
जो पहाड़ से प्रतिभा और संगीत लेकर गया था अपनी सुंदर पत्नी के साथ मुंबई अपनी किस्मत आजमाने, उसके नाम का आधा हिस्सा अभी भी जुड़ा है अनुराधा के साथ। कहते हैं अरुण पौडवाल की आत्मा म्यूज़िक स्टूडियो में अभी भी आधी रात घूमती है। वह साउंड मिक्सिंग करती है रात में, गलत सुरों को सुधारती हुई। गुलशन कुमार की आकांक्षा थी अनुराधा को लता मंगेशकर और अपने भाई किशन कुमार को ट्रेजरी किंग दिलीप कुमार बनाने की। वही किशन कुमार जो मैच फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार हुआ था और जेल में बीमार पड़ा था, फिर जमानत पर छूट गया था। जैसे सभी इज्जतदार और सम्मानित लोग छूट जाया करते हैं इस देश में, यह वही मैच फिक्सिंग कांड था जिसमें अजहरुद्दीन का क्रिकेट करियर बर्बाद हुआ था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम का कप्तान हैंसी क्रोनिये भी फंस गया था और विमान दुर्घटना में मरने के पहले तक नहीं हो सका था अपने देश की टीम में बहाल। हालांकि भारतीय अदालत ने अजय जडेजा को बेदाग बरी कर दिया था और वह बल्ला लेकर फिर पहुंच गया था राष्ट्रीय टीम में खेलने। अजय जडेजा की शादी हुई थी जया जेटली की बेटी के साथ। जया जेटली के पति ने बड़ी उम्र में तलाक देकर दूसरी औरत के साथ घर बसा लिया था। आश्चर्य था कि दिल्ली के महिला संगठनों ने इस पर चुप्पी साधे रखी थी, क्योंकि जया जेटली उसके पहले तहलका कांड में मशहूर हुई थी, जिस कारण रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था और बहुत प्रयत्नों के बावजूद मुश्किल था एक उत्पीड़ित भारतीय पत्नी का मेकअप कर पाना। रही बात तहलका.com के तरुण तेजपाल और उनके साथियों की, तो वे पोटा से बचते छिपते इस लोकतंत्र के बनेले यथार्थ में हमारी तरह ही कहीं घायल पड़े होंगे। अब क्या क्या कहा क्या लिखा जाए, हर किसी की स्मृति में ये सारी बातें हैं। हालांकि विस्मृति के जो नए उपकरण खोजे गए हैं उनमें बहुत ताकत है और जो शुद्ध साहित्य है वह विस्मरण का ही एक शातिर औजार है। लेकिन जो विचारधाराओं वाला साहित्य है वह भी सरकारी फंडखोरी और संस्थाओं की सेंधमारी की ही एक 20वीं सदी वाली इंडो रूसी तकनीक है। न किसी पत्रिका न किसी अखबार में इतनी नैतिकता है, न साहस कि वे किसी एक घटना का पिछले 5 साल का ही ब्यौरा ज्यों का त्यों छाप दें। 50-55 साल की तो छोड़िए, किसी तथाकथित कहानीकार को भी क्या पड़ी है कि वह यथार्थवाद के नाम से प्रचलित कथा में ऐसा यथार्थ लिखे कि पुरस्कार आदि तो दूर, हिंदी समाज में जीना ही मुहाल हो। तो बात आगे बढ़ाएं। एक ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग थी दुबई की जिसमें अबू सालेम की पार्टी में शामिल थे बड़े बड़े आला कलाकार और साख रसूख वाली हस्तियां। इसी टेप से सुराग मिलता था गुलशन कुमार की हत्या का, लेकिन अदालत में चंकी पांडे ने कहा कि वह तो अबू सालेम को पहचानता ही नहीं और टेप में तो वह यूं ही उसके गले से लिपटा हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही बाकी हस्तियों ने कहा। हिंदुस्तान की अदालत ने भी माना कि दरअसल उस टेप में दिख रहा कोई भी आला हाकिम, हुक्काम, अभिनेत्रियां या अभिनेता अबू सालेम को नहीं पहचानता और जो वह एक्ट्रेस उसकी गोद में बैठी चूमा चाटी कर रही थी उसका बयान भी अदालत ने माना कि कोई ज़रूरी नहीं कि कोई औरत अगर किसी को चूमे तो वह उसे पहचानती भी हो। तो लुब्बे-लुआब यह कि अबू सालेम को पहचानने के मामले में सारे गवाह मुकर गए। उसी तरह जैसे BMW कांड में कार से कुचले गए 5 लोगों के चश्मदीद गवाह संजीव नंदा और उसकी हत्यारी कार को पहचानने से मुकर गए, जैसे जेसिका लाल हत्याकांड के सारे प्रत्यक्षदर्शी मनु शर्मा को पहचानने से मुकर गए। हर कोई मुकर रहा है इस मुल्क में किसी भी सुनवाई, गवाही या निर्णय के वक्त। कोई नहीं कहता कि वह समाज या संस्कृति के किसी भी भूगोल के किसी भी हत्यारे को पहचानता है। यह एक लुटेरा समय है, नई अर्थव्यवस्था की यह नई सामाजिक संरचना है। आवारा हिंसक पूंजी की यह एक बिल्कुल नई ताकत है और इसमें जो कुछ भी कहीं लोकप्रिय है वह कोई न कोई अमेरिकी ब्रांड है। गुलाम होने और गुलाम बनाने के सारे खेलों में अब बहुत बड़ा पूंजी निवेश है और जो आजकल का साहित्य है जिसमें लोलुप बूढ़ों और उनके वफादार चेलों की सांस्थानिक चहल पहल है, वह भी अन्यायी सत्ता और अनैतिक पूंजी का देशी भाषा में किया गया एक उबाऊ कर्तव्य है। यह भ्रष्ट राजनीति का ही परम भ्रष्ट सांस्कृतिक विस्तार है। एक उत्सव, एक समारोह, एक राजनेता और एक आलोचक, कवि और दलाल, संगठन और गिरोह में फ़र्क बहुत मुश्किल है। अनेकों हैं बुश, अनेकों हैं ब्लेयर। साथियों, यह एक लुटेरा अपराधी समय है। जो जितना लुटेरा है वह उतना ही चमक रहा है और गूंज रहा है। हमारे पास सिर्फ अपनी आत्मा की आँच है और थोड़ा सा नागरिक अंधकार। कुछ शब्द हैं जो अभी तक जीवन का विश्वास दिलाते हैं। हम इन्हीं शब्दों से फिर शुरू करेंगे अपनी नई यात्रा। यह दिसंबर
दिसंबर। अयूब भागो, अम्मा भागो, इस नदी से डरो नहीं, आंसू की है, सिर्फ घुटने तक चढ़ेगी। हद से हद घाव हुआ तो नमक जलेगा बस। अम्मा, अयूब चल क्यों नहीं रहा? पापा सोते क्यों जा रहे? अम्मा, आप लोग कहाँ हो और सारे सब लोग कहाँ हैं? वो नदी भी कहाँ गई? मुझे कुछ अम्मा दिखता क्यों नहीं? ये बहुत ही पुरानी कविता है। ये अपनी बहन के लिए लिखी थी मैंने, उनकी शादी हो गई थी। इसका शीर्षक है नींव की ईंट हो तुम दीदी। पीपल होती तुम पीपल दीदी पिछवाड़े का, तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। पीपल होती तुम पीपल दीदी पिछवाड़े का, तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की छाँ तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। ढिबरी थीं दीदी तुम हमारे बचपन की, ढिबरी थीं दीदी तुम हमारे बचपन की, अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रहीं। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। जलती रहीं तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रहीं घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। नदी होती तो हम मछलियाँ होकर तुम्हारी किसी चमकदार लहर की उछाह में छुपते, कभी कभी बूंदें लेते या सीपी बन किनारों पर चमकते। चट्टान थीं लेकिन दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं निझरता, हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। चट्टान थीं तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर। वहाँ झूले पड़े थे हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदह पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थीं। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम तो, तुम्हारी नई दुनिया में भी होंगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। अब तो ढिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन चीनता होगा पहले पहल अक्षर, सुनता होगा किस्से और यूँ धीरे धीरे दुनिया को समझता होगा। हमारा क्या है दीदियारी, हारिल हैं हम तो, आएंगे बरस दो बरस में कभी, दो चार दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। दो हाथियों की लड़ाई। दो हाथियों का लड़ना सिर्फ दो हाथियों के समुदाय से संबंध नहीं रखता। दो हाथियों का लड़ना सिर्फ दो हाथियों के समुदाय से संबंध नहीं रखता। दो हाथियों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा कुचली जाती है घास, जिसका हाथियों के समूचे कुनबे से कुछ भी लेना देना नहीं। जंगल से भूखी लौट जाती है गाय और भूखा सो जाता है घर में बच्चा। दो हाथियों के 4 दांतों और 8 पैरों द्वारा सबसे ज़्यादा घायल होती है बच्चे की नींद, सबसे ज़्यादा असुरक्षित होता है हमारा भविष्य। दो हाथियों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा टूटते हैं पेड़, सबसे ज़्यादा मरती हैं चिड़ियाँ, जिनका हाथियों के पूरे कबीले से कुछ भी लेना देना नहीं। दो हाथियों की लड़ाई को हाथियों से ज़्यादा सहता है जंगल, और इस लड़ाई में जितने घाव बनते हैं हाथियों के उन्मत्त शरीरों पर, उससे कहीं ज़्यादा गहरे घाव बनते हैं जंगल और समय की छाती पर। जैसे भी हो, दो हाथियों को लड़ने से रोकना चाहिए। दुआ। हुमायूं ने दुआ की थी अकबर बादशाह बने। अकबर ने दुआ की थी जहांगीर बादशाह बने। जहांगीर ने दुआ की थी शाहजहां बादशाह बने। बादशाह हमेशा बादशाह के लिए बादशाह बनने की दुआ करता है।
लाल किले का बूढ़ा दरबान बताता है। ये शीर्षक है एक भाषा हुआ करती है, भाषा श्रृंखला की पहली कविता। एक भाषा हुआ करती है जिसमें जितनी बार मैं लिखना चाहता हूँ, आंसू से मिलता जुलता कोई शब्द हर बार बहने लगती है रक्त की धार। एक भाषा हुआ करती है जिसमें जितनी बार मैं लिखना चाहता हूँ, आंसू से मिलता जुलता कोई शब्द हर बार बहने लगती है रक्त की धार। एक भाषा है जिसे बोलते वैज्ञानिक और समाजविद और तीसरे दर्जे के जोकर और हमारे समय की सम्मानित वेश्याएं और क्रांतिकारी सब शर्माते हैं, जिसके व्याकरण और हिज्जों की भयानक भूलें ही कुलशील वर्ग और नस्ल की श्रेष्ठता प्रमाणित करती हैं। बहुत अधिक बोली लिखी सुनी पढ़ी जाती गाती बजाती एक बहुत कमाऊ और बिकाऊ बड़ी भाषा, दुनिया के सबसे बदहाल और सबसे असाक्षर, सबसे गरीब और सबसे खूंखार, सबसे काहिल और सबसे थके लुटे लोगों की भाषा, 80 करोड़ या 90 करोड़ या 1 अरब भुक्खड़ों, नंगों और गरीब लफंगों की जनसंख्या की भाषा। वह भाषा जिसे वक्त ज़रूरत तस्कर, हत्यारे, नेता, दलाल, अफसर, भंडुए, रंडियाँ और कुछ जुनूनी नौजवान भी बोला करते हैं। वह भाषा जिसमें लिखता हुआ हर ईमानदार कवि पागल हो जाता है। आत्मघात करती हैं प्रतिभाएं, ईश्वर कहते ही आने लगती है अक्सर बारूद की गंध। जिसमें पान की पीक है, बीड़ी का धुआं, तंबाकू का झार, जिसमें सबसे ज़्यादा छपते हैं 2 कौड़ी के महंगे लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अखबार। सिफत मगर यह कि इसी में चलता है कैडबरीज, सांडे का तेल, सुजुकी, पिज़्ज़ा, आटा दाल और स्वामी जी और हाई साहित्य और सिनेमा और राजनीति का सारा बाजार। एक हौलनाक विभाजक रेखा के नीचे जीने वाले 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आंसू और पसीने और खून में लिथड़ी एक भाषा, पिछली सदी का चिथड़ा हो चुका डाकिया अभी भी जिसमें बांटता है सभ्यता के इतिहास की सबसे असभ्य और सबसे दर्दनाक चिट्ठियाँ। वह भाषा जिसमें नौकरी की तलाश में भटकते हैं भूखे दरवेश और किसी दिन चोरी या दंगे के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिसकी लिपियां स्वीकार करने से इनकार करता है इस दुनिया का समूचा सूचना संजाल। आत्मा के सबसे उत्पीड़ित और विकल हिस्से में जहां जन्म लेते हैं शब्द और किसी मलिन बस्ती के अथाह गूंगे कुएं में डूब जाते हैं चुपचाप। अतीत की किसी कंदरा से एक अज्ञात सूक्ति को अपनी व्याकुल थरथराहट में थामे लौटता है कोई जीनियस और घोषित हो जाता है सार्वजनिक तौर पर पागल। नष्ट हो जाती है किसी विलक्षण गणितज्ञ की स्मृति। नक्षत्रों को शताब्दियों से निहारता कोई महान खगोलविद भविष्य भर के लिए अंधा हो जाता है। सिर्फ हमारी नींद में सुनाई देती रहती है उसकी अनंत बड़बड़ाहट। मंगल, शुक्र, बृहस्पति, सप्तर्षि, अरुंधति, ध्रुव। हम स्वप्न में डरे हुए देखते हैं टूटते उल्का पिंडों की तरह उस भाषा के अंतरिक्ष से लुप्त होते चले जाते हैं एक एक कर सारे नक्षत्र। अपने ही लोगों से अपनी मुंडी बचाने के डर से शैतान की मान में छिपा हुआ एक गद्दार कहता है, ये सलमान रश्दी का रेफरेंस है। अपने ही लोगों से अपनी मुंडी बचाने के डर से शैतान की मान में छिपा हुआ एक गद्दार कहता है, पिछले 50 सालों से इस भाषा में नहीं लिखी गई एक भी कविता, नहीं रचा गया कोई साहित्य। भाषा जिसमें सिर्फ कूल्हे मटकाने और स्त्रियों को अपनी छाती हिलाने की छूट है, जिसमें दंडनीय है विज्ञान और अर्थशास्त्र और शासन से संबंधित विमर्श, प्रतिबंधित हैं जिसमें ज्ञान और सूचना की प्रणालियाँ, वर्जित हैं विचार। वह भाषा जिसमें की गई प्रार्थना तक घोषित कर दी जाती है सांप्रदायिक। वही भाषा जिसमें किसी जिद में अब भी करता है तब कभी कभी कोई शंबूक और उसे निशाने की जद में ले आती है हर तरह की सत्ता की ब्राह्मण बंदूक। भाषा जिसमें उड़ते हैं वायुयानों में चापलूस, शाल उड़ते हैं मसखरे, चाकर टांगते हैं तमगे। जिस भाषा के अंधकार में चमकते हैं किसी अफसर या हुक्काम या किसी पंडे के सफ़ेद दांत और तमाम मठों पर नियुक्त होते चले जाते हैं बर्बर बुलडॉग। अपनी देह और आत्मा के घावों को और तो और अपने बच्चों और पत्नी तक से छुपाता राजधानी में कोई कवि जिस भाषा के अंधकार में दिन भर के अपमान और थोड़े से अचार के साथ खाता है पिछले रोज़ की बची हुई रोटियां और मृत्यु के बाद पारिश्रमिक भेजने वाले किसी राष्ट्रीय अखबार या मुनाफाखोर प्रकाशक के लिए तैयार करता है एक और नई पांडुलिपि।
यह वही भाषा है जिसको इस मुल्क में हर बार कोई शरणार्थी, कोई तिजारती, कोई फिरंग अटपटे लहजे में बोलता और जिसके व्याकरण को रौंदता तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दाखिल होता है इतिहास में और बाहर सुनाई देता रहता है वर्षों तक आर्तनाद। सुनो डायोनीसियस, कान खोल कर सुनो। यह सच है कि तुम विजेता हो फिलहाल, एक अपराजेय हत्यारे। हर छठे मिनट पर तुम काट देते हो इस भाषा को बोलने वाली एक और जीभ। तुम फिलहाल मालिक हो कटी हुई जीभों, गूंगे गुलामों और दोगले एजेंटों के विशाल संग्रहालय के। तुम फिलहाल मालिक हो कटी हुई जीभों, गूंगे गुलामों और दोगले एजेंटों के विराट संग्रहालय के। तुम स्वामी हो अंतरिक्ष में तैरते कृत्रिम उपग्रहों, ध्वनि तरंगों, संस्कृतियों और सूचनाओं, हथियारों और सरकारों के। यह सच है, लेकिन देखो, हर 5वें सेकंड पर इसी पृथ्वी पर जन्म लेता है एक और बच्चा और इसी भाषा में भरता है किलकारी और कहता है माँ। यह है कविता गांधी जी। गांधी जी कहते थे अहिंसा, और डंडा लेकर पैदल घूमते थे। यह घर। इस समय जबकि कोई भी वाक्य पहले का अर्थ नहीं देता, मैं कहना चाहता हूँ मैं घर जाना चाहता हूँ। इस समय जबकि कोई भी वाक्य पहले का अर्थ नहीं देता, मैं कहना चाहता हूँ मैं घर जाना चाहता हूँ। यह मेरी आत्मा और मेरे हृदय की आवाज़ है, अगर ऐसी चीज़ें अब भी हैं तो। इस समय जबकि घर का वह अर्थ नहीं रहा, जबकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, जबकि शीशम के पेड़ नहीं रहे और सरौतियाँ और पहले वाली बूढ़ियाँ नहीं रहीं। इस समय जबकि बच्चे लालटेन के चित्र किताबों में देख रहे हैं। इस समय मैं शायद बहुत मलिन, बहुत भावुक और बिल्कुल बच्चा हो रहा हूँ। यह जानते हुए भी मैं कह रहा हूँ मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरी आत्मा की आवाज़ है यह। जबकि घर रोज़गार नहीं है, जबकि कोठरियों में बाजार नहीं लगा है, जबकि घर से दूर मेरा शरीर आज खुद एक घर है बाढ़ में डूबा, जबकि इस घर में कई प्राणी बसते हैं। इस समय जबकि घर की ओर जो ताकता है वह नष्ट हो रहा है, जो उस दिशा को जा रहा है वह हार रहा है और यथार्थ उसे निर्ममता के साथ सरलतापूर्वक मिटा रहा है। जबकि सब लोग घर छोड़ छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, जबकि कूच की तैयारी है, सब सामान बांध रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं घर जाना चाहता हूँ। जबकि इस वाक्य के सारे हिज्जे अनिश्चयवाचक हैं, मुझे पता है वे वह अर्थ दे भी नहीं रहे हैं जो आप ले रहे हैं और जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। इस समय सिर्फ मेरा हृदय जानता है कि किस हाल में मैं इस वाक्य का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वे जानते हैं जो मेरी तरह अपने अपने घर जाना चाहते हैं। यह हम हैं ताना, हम हैं बाना। हम हैं ताना, हम हैं बाना, हमी चदरिया, हमी जुलाहा, हमी गजी, हम थाना। हम हैं ताना, हम हैं बाना। नाद हमी, अनुनाद हमी, निशब्द हमी गंभीरा, अंधकार हम, चांद सूरज हम कान्हा हम मीरा। हमी अकेले, हमी दुकेले, हम चुग्गा हम दाना। हम हैं ताना, हम हैं बाना। मंदिर मस्जिद, हम गुरुद्वारा, हम मठ, हम बैरागी, हमी पुजारी, हमी देवता, हम कीर्तन हम रागी। आखत रोली, अलख भभूति, रूप धरे हम नाना। हम हैं ताना, हम हैं बाना। मूल फूल हम, रुत बादल हम माटी, हम पानी, हमी यहूदी, शेख ब्राह्मण, हरिजन, हम ख्रिस्तानी। पीर अघोरी, सिद्ध औलिया, हमी पेट, हम खाना। हम हैं ताना, हम हैं बाना। नाम पता ना ठौर ठिकाना, जात धर्म ना कोई, मुलक खलक राजा परजा हम बेलन, हम लोई। हम ही दुल्हा, हम ही बराती, हम फूंका हम छाना। हम हैं ताना, हम हैं बाना, हम ही चदरिया, हम ही जुलाहा, हम ही गजी, हम थाना। यह है इमारत।
कारीगर नहीं है लेकिन इमारत में कारीगर का चेहरा पसीने में लथपथ है। कारीगर नहीं है लेकिन इमारत में कारीगर का चेहरा पसीने में लथपथ है। कारीगर का चेहरा पसीने में लथपथ है, इसलिए इमारत की दीवारें सीलन से भर गई हैं। कारीगर के शरीर में जगह जगह जख्म पक रहे हैं, इसलिए इमारत की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और नींव को दीमक चाट रहे हैं। कारीगर बूढ़ा हो गया है, उसके बाल झड़ रहे हैं, इसलिए इमारत के प्लास्टर उखड़ रहे हैं। बहुत बूढ़ा हो चला है कारीगर, बहुत पुरानी हुई इमारत। एक दिन इमारत का मालिक इंजीनियर के साथ इमारत के मुआयने पर आता है। इंजीनियर इमारत की जांच करता है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कारीगर? कारीगर को बुलाओ, इमारत तो हिल रही है ज़ोर ज़ोर से, इंजीनियर कहता है। नहीं जानता इंजीनियर, यह जानता है कि इमारत हिल रही है ज़ोर ज़ोर से क्योंकि 300 मील दूर गांव में अपनी झिलगी खटिया पर पड़ा हुआ कारीगर खांस रहा है ज़ोर ज़ोर से। ज़िल्ले इलाही, शहंशाह हिंदुस्तान, आफ़ताब वक्त, हुजूर आला, परवरदिगार जहाँ पनाह, क्षमा करें मेरे पाप, मगर ये सच है मेरी किस्मत के आका, मेरे खून और पसीने के कतरे कतरे के हकदार, ये बिल्कुल सच है कि अभी अभी आपको बिल्कुल इंसानों जैसी छींक आई। यह करीमन और अशरफी। शाहनबाज खां, तुम अपनी अंटी से तूतन खामन की अशरफी निकालना। उधर हाट के सबसे आखिरी छोर पर नीम के नीचे टाट पर कई साल से अपनी झुर्रियों समेत बैठी करीमन किरांची होगी। तुम उससे अशरफी के बदले लहसुन मांगना, ये शर्त रही कि वो नहीं देगी। यह खेल। जो लड़का सिपाही बना था उससे दूसरे लड़के ने अकड़ कर कहा, जो लड़का सिपाही बना था उससे दूसरे लड़के ने अकड़ कर कहा, अबे राजा की पूंछ के बाल, मैं चोर नहीं हूँ। और खेल बिगड़ गया। इसका शीर्षक है किसका शव। यह किसका शव था? यह कौन मरा? वह कौन था जो ले जाया गया है निगमबोध घाट की ओर? यह किसका शव था? यह कौन मरा? वह कौन था जो ले जाया गया है निगमबोध घाट की ओर? कौन थे वे पुरुष अधेड़, किन बच्चों के पिता जो दिखते थे कुछ थके कुछ उदास? वह औरत कौन थी जो रोए चली जाती थी? मृतक का कौन सा मूल गुण उसके भीतर फांस सा गड़ता था बार बार? क्या मृतक से उसे वास्तव में था प्यार? स्वाभाविक ही रही होगी, मेरा अनुमान है, उस स्वाभाविक मनुष्य की मृत्यु। एक प्राकृतिक जीवन जीते हुए उसने खींचे होंगे अपने दिन, चलाई होगी गृहस्थी, कुछ पुण्य किया होगा। उसने कई बार सोचा होगा अपने छुटकारे के बारे में, दायित्व उसके पंखों को बांधते रहे होंगे। उसने राजनीति के बारे में भी कभी सोचा होगा ज़रूर, फिर किसी को भी वोट दे आया होगा। उसे गंभीरता और सार्थकता से रहा होगा विराग। सात्विक था उसका जीवन और वैसा ही सादा उसका सिद्धांत। उसकी हंसी में से आती होगी हल्दी और हींग की गंध। हालांकि हिंसा भी रही होगी उसके भीतर पर्याप्त प्राकृतिक मानवीय मात्रा में। वह धुन का पक्का था, उसने नहीं कुचली किसी की उंगली और पट्टियां रखता था अपने वास्ते। एक दिन ऊब कर उसने तय किया आखिरकार और इस तरह छोड़ दी राजधानी। मरने के पहले उसने कहा था, परिश्रम, नैतिकता, न्याय। एक रफ्तार है और तटस्थता है दिल्ली में पहले की ही तरह, निगम बोध के बावजूद। हवा चलती है यहाँ तेज पछुआ। खासियत है दिल्ली की कि यहाँ कपड़ों के भी सूखने से पहले सूख जाते हैं आंसू। एक ये कविता है, कुछ बन जाते हैं। तुम मिस्री की डली बन जाओ, मैं दूध बन जाता हूँ, तुम मुझ में घुल जाओ। तुम मिस्री की डली बन जाओ, मैं दूध बन जाता हूँ, तुम मुझ में घुल जाओ। तुम 2.5 साल की बच्ची बन जाओ, मैं मिस्री घुला दूध हूँ मीठा, मुझे एक सांस में पी जाओ। अब मैं मैदान हूँ तुम्हारे सामने दूर तक फैला हुआ,
मुझ में दौड़ो। मैं पहाड़ हूँ, मेरे कंधों पर चढ़ो और फिसलो। मैं सेमल का पेड़ हूँ, मुझे ज़ोर ज़ोर से झकझोरो और मेरी रुई को हवा की तमाम परतों में बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह उड़ जाने दो। ऐसा करता हूँ कि मैं अखरोट बन जाता हूँ, तुम उसे चुरा लो और किसी कोने में छुपकर उसे तोड़ो। गेहूं का दाना बन जाता हूँ मैं, तुम धूप बन जाओ। मिट्टी हवा पानी बनकर मुझे उगाओ। मेरे भीतर के रिक्त कोशों में लुका छिपी खेलो या कोंपल होकर मेरी किसी भी गांठ से कहीं से भी तुरंत फूट जाओ। तुम अंधेरा बन जाओ, मैं बिल्ली बनकर दबे पाँव चलूँगा चोरी चोरी। क्यों ना ऐसा करें कि मैं चीनी मिट्टी का प्याला बन जाता हूँ और तुम तश्तरी, और हम कहीं से गिरकर एक साथ टूट जाते हैं सुबह सुबह। या मैं गुब्बारा बनता हूँ नीले रंग का, तुम उसके भीतर की हवा बनकर फैलो और बीच आकाश में मेरे साथ फूट जाओ। या फिर ऐसा करते हैं कि हम कुछ और बन जाते हैं। एक है कुतुब मीनार की ऊंचाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को अब ऊपर से नीचे देख पाने के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती। इतनी ऊंचाई से गिरकर चश्मा ज़रूर टूट जाता। इसका शीर्षक है महापुरुष, और ये बहुत पुरानी कविता है, मेरे ख्याल से 26 साल पुरानी होगी, 25-26 साल। शीर्षक है महापुरुष। नहा धोकर नए उजले कपड़े पहन साबुन और सेंट में गमकते जब बाहर बरामदे में निकलते हैं महापुरुष, तो लोग कहते हैं धन्य है महापुरुष। लोग कहते हैं महापुरुष दशावतार हैं, विराट वामन हैं, सत्ता के असली पाए हैं, सभ्यता के गुंबद हैं। महापुरुष कीमती हैं, अपनी तरह के एक हैं, महकते हुए महान हैं महापुरुष। सफ़ेद खादी सी उजली हंसी चेहरे पर बिखेर महापुरुष कीर्तन के पद बोलते हैं, चौपाइयों के शब्द उचारते हैं, रेडियो में गूंजते हैं, कला दीर्घा में घूमते हैं। महापुरुष का दीन दुनिया से लेना देना नहीं कोई, फिर भी दुनिया की विपत्तियों के मूलभूत कारण है महापुरुष। महापुरुष की धोती का एक छोर नगर सेठ की तिजोरी में है, दूसरा संसद की कुर्सी में। युग पुरुष हैं महापुरुष, भरपूर पुरुष हैं महापुरुष। भव्य कोठी के दिव्य लान में महापुरुष के सामने दांत हैं अनगिनत निपुरे हुए, प्रणाम हैं बिखरे हुए, नमस्ते हैं पसरे हुए, धन्य धन्य हैं आहा आहा हैं महापुरुष के सामने। महापुरुष के पीछे शब्द हैं बेहद नंगे बेहद बेडौल। फूहड़ इन्हें सुन ले महापुरुष तो दिवंगत हो जाए महापुरुष। महापुरुष की हथेलियों में आशीर्वचन हैं, विपदाएं हैं, खतरे हैं, नौकरियां हैं। महापुरुष गड्डी हैं नोटों की और विपत्तियों की। इस बार भी हारे हैं महापुरुष चुनाव में, फिर भी जीते हैं महापुरुष चुनाव में। महापुरुष लस्त पस्त हैं, अस्त व्यस्त हैं, लेकिन सिद्ध हस्त हैं महापुरुष। अपने लोगों के लिए बुद्ध मुद्रा में एवमस्तु हैं महापुरुष। प्रजातंत्र एक मंत्र है जिसे फूंकते हैं महापुरुष। हारते हैं तो जीतते हैं, जीतते हैं तो जीतते हैं महापुरुष। नहा धोकर नए उजले कपड़े पहन साबुन और सेंट में गमकते जब बाहर बरामदे में निकलते हैं महापुरुष, तो लोग कहते हैं धन्य है महापुरुष। महापुरुष उजले हैं, धुले हैं, नहाए हुए हैं, खाए हुए हैं। महापुरुष पिए हुए हैं, अपना ही दिया खाते हैं, अपनी ही पी लेते हैं। दीन दुनिया से क्या लेते हैं देते हैं महापुरुष। पूर्ण पुरुष हैं महापुरुष, संपूर्ण पुरुष हैं महापुरुष। 80 की उम्र में भी भरपूर पुरुष हैं महापुरुष। और यह है मरना। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर
आदमी मर जाता है। पिंजड़ा। चिड़िया पिंजड़े में नहीं है, पिंजड़ा गुस्से में है, आकाश खुश। आकाश की खुशी में नन्ही सी चिड़िया धीरे धीरे उड़ना सीखती है। रात। इतने घुप अंधेरे में एक पीली पतंग धीरे धीरे आकाश में चढ़ रही है। इतने घुप अंधेरे में एक पीली पतंग धीरे धीरे आकाश में चढ़ रही है। किस बच्चे की नींद में है उसकी गणेरी, किस माँ की लोरियों से निकलती होगी डोर। तीली। सबसे सरल है सबसे मुश्किल और महान चीज़ों को नष्ट करना। सबसे सरल है सबसे मुश्किल और महान चीज़ों को नष्ट करना। सिर्फ एक तीली इतिहास की सबसे प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपि को राख बना देने के लिए। एक तीली अब तक कभी पढ़ी न जा सकी लुप्त सभ्यताओं की अज्ञात लिपियों को राख, किसी मिथक नायक के शौर्य और शोक को राख, किसी समाज के स्मृति कोश, किसी समुदाय के प्राग बिंबों को राख, किसी समूह की अस्मिता, किसी गरीब का घर, किसी स्त्री की जवान देह को राख, किसी आस्था के ईश्वर, किसी धर्म के पैगंबर को राख। सिर्फ एक तीली चाहिए, सिर्फ एक तीली चाहिए, किसी चिंपैंजी, किसी गुंडे या गोरिल्ला की एक ज़रा सी हरकत। 1 रुपये का चाकू, 20 पैसे की ब्लेड, 2 पैसे की तीली, या किसी अपराधी का मामूली सा पराक्रम। ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही है मोनालिसा की रहस्यपूर्ण उस हंसी की हत्या के लिए। 1.5 किलो का मटिया लोहे का एक घन, स्थापत्य के इतिहास में संगमरमर के सबसे ज़हीन और सबसे अद्भुत गुंबद को मलबे में बदलने के लिए। एक अंधेरा कोना, एक ज़रा सी फुर्ती, 1.5 औंस का ढला हुआ शीशा, किसी कवि, किसी सन्यासी, किसी सूफी, किसी मुंहफट जोकर, किसी विरोधी को राजधानी की सड़क पर सदा के लिए ठंडा करने के लिए। सबसे संक्षिप्त और सबसे सरल है सबसे लंबी और सबसे जटिल प्रक्रिया में बनी चीज़ों को ख़त्म करना। तिब्बत से आए हुए लामा घूमते रहते हैं आजकल मंत्र बुदबुदाते। उनके खच्चरों के झुंड बगीचों में उतरते हैं, गेंदे के पौधों को नहीं चरते। उनके खच्चरों के झुंड बगीचों में उतरते हैं, गेंदे के पौधों को नहीं चरते। गेंदे के एक फूल में कितने फूल होते हैं पापा? तिब्बत में बरसात जब होती है तब हम किस मौसम में होते हैं? तिब्बत में जब 3 बजते हैं तब हम किस समय में होते हैं? तिब्बत में गेंदे के फूल होते हैं क्या पापा? लामा शंख बजाते हैं पापा? पापा, लामाओं को कंबल ओढ़कर अंधेरे में तेज़ तेज़ चलते हुए देखा है कभी? जब लोग मर जाते हैं तब उनकी कब्र के चारों ओर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं लामा। वे मंत्र नहीं पढ़ते, वे फुसफुसाते हैं, तिब्बत 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 तिब्बत, और रोते रहते हैं रात रात भर। क्या लामा हमारी तरह ही रोते हैं पापा? यह है वसंत। रेलगाड़ी आती है और बिना रुके चली जाती है। रेलगाड़ी आती है और बिना रुके चली जाती है। जंगल में पलाश का एक गार्ड लाल झंडियाँ दिखाता रह जाता है। व्यवस्था। दोस्त चिट्ठी में लिखता है, मैं सकुशल हूँ। मैं लिखता हूँ, मैं सकुशल हूँ। दोनों आश्चर्यचकित हैं।